Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अगर भट्ट साहब के परिवार से कोई अगर आदमी चुनाव मैदान में आएगा तो उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारने के लिए मना कर दिया था, हम नहीं उतारेंगे। जब लोगों की हमदर्दी मेरे प्रति और बढ़ गई तो उनका भी एक तरह से उसी तरह से लगाव होने में इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट है संभल। जी हाँ, ये वो सीट है जो कि समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत सीटों में एक है, सबसे बड़े गढ़ में एक है। तो क्या इस बार संभल एक बार फिर वही दोहराने जा रहा है? हमारे साथ जियाउर रहमान बर्क हैं जो कि समाजवादी पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार हैं और इनके दादा शफीकुर रहमान बर्क पिछली बार सांसद थे, अभी हाल में ही उनका निधन हुआ है और उसके बाद विधायक रहे जियाउर रहमान बर्क को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। स्वागत है आपका जियाउर साहब। ये बताइए कि संभल की क्या स्थिति है, क्या सचमुच समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को दोहराने जा रही है, जीत को? देखिए, मैं सिर्फ अपने बलबूते पे इस बात को नहीं कह रहा। अल्लाह का करम है कि जो दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब ने जो एक एम्पायर खड़ा किया है लोगों की मोहब्बत का, अपने समर्थकों का, वो आज भी कायम है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी का संभल लोकसभा सीट से एक लगाव भी अलग ही है और ये सीट समाजवादी की कहलाती है। और उसी मजबूती के आधार पर इस बार और जो जनता है यहाँ की, मुझे सभी लोगों का समर्थन और प्यार मिल रहा है और मैं पूरी उनके भरोसे अल्लाह के करम से इस बात को पूरी उम्मीद के साथ, यकीन के साथ कह सकता हूँ, इस बार संभल पहले की तरह नहीं बल्कि और एक उससे भी ज़्यादा मजबूती से चुनाव समाजवादी की सीट जीत करके एक इतिहास रखें। ऐसा क्या है इस सीट में? ऐसा आप क्या करने जा रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है कि आपको लगता है कि इस बार पहले से बेहतर आप करेंगे? पहले से बेहतर ये है कि सबसे पहले तो दो चीज़ समाजवादी पार्टी से कि यहाँ पे ये सीट है जो हमेशा से जैसे खास सीट इस वजह से कि माननीय मुलायम यादव जी भी यहाँ से सांसद रहे, माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी भी सांसद है और माननीय दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब भी यहाँ से 2 बार सांसद रहे। और जैसे कि एक बार सांसद हमारे जो विधायक अकमल यादव जी उनके पिताजी भी रहे, तो समाजवादी का गढ़ तो वैसे रहता ही है। उसके अलावा जो है कि दादा मोहतरम ने एक लंबे अरसे तक यहाँ पर मेहनत की है, लोगों के काम की है बगैर किसी लालच के, बगैर किसी गर्ज के। तो वो लोग जो दादा मोहतरम से प्यार करते थे, आज उनकी गैर मौजूदगी की वजह से उन लोगों का प्यार मेरे प्रति और ज़्यादा बढ़ा है, हमदर्दी सिंपैथी और ज़्यादा बड़ी है। उसके अलावा आप नौजवान तबका जो है मुझसे अटैचमेंट और ज़्यादा बड़ा है क्योंकि उनको उम्मीद है कि एक नौजवान सांसद हमारे बीच से निकल करके पार्लियामेंट के अंदर पहुंचेगा तो हमारी समस्याओं को और ज़्यादा प्राथमिकता के उस पर प्रायोरिटी पर रखेगा। और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की नीति और रणनीति जो रही हैं उससे आज आम जनता त्रस्त है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो महंगाई का मसला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मसला हो, चाहे वो रोज़गार का मसला हो जो कि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, और चाहे एक नफ़रत का जो माहौल है और जो ख़ास तौर से किसानों के साथ में ज़्यादती सरकार की तरफ से हुई है। इसी वजह से जो है आज मैं इस बात को उम्मीद के साथ, यकीन के साथ कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी की ये संभल लोकसभा सीट पहले से ज़्यादा वोटों से जीती। क्या ये माना जाता है कि आप असदुद्दीन ओवैसी के भी करीब रहे हैं, आपका परिवार उनके भी करीब है, तो क्या इसका भी फायदा आपको मिलता है? आपकी पार्टी तो असदुद्दीन ओवैसी को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती, लेकिन आपका परिवार देता रहा। देखिए, एक व्यक्तिगत ताल्लुक वास्ता अलग होता है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी में हैं तो यकीनन पार्टी के प्रति हमारी वफादारी है। और जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब के ज़रिए से ये बात हुई थी कि दादा मोहतरम के बाद में अगर भट्ट साहब के परिवार से कोई अगर आदमी चुनाव मैदान में आएगा तो उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारने के लिए मना कर दिया था, हम नहीं उतारेंगे। और लेकिन पार्टी के वैचारिक मतभेद होते हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन हमारा ताल्लुक वास्ता वो अलग बात है। लेकिन जो हम समाजवादी पार्टी में हैं तो उसी नीति पे चल करके हम इस सीट को आगे बढ़ करके जिताना चाहते हैं। तो MIM ने इसलिए कैंडिडेट नहीं दिया क्योंकि आपके दादा से उनके ताल्लुकात से या फिर आपके परिवार से उनके ताल्लुकात? मतलब उसमें कोई भी चीज़ कह सकते हैं, उसमें ऐसा कोई धार्मिक मसला ये नहीं है, लेकिन बस ख़ास तौर से कहीं ना कहीं आपस में
दादा मोहतरम साहब के बाद में मैंने जैसे बताया, जब लोगों की हमदर्दी मेरे प्रति और बढ़ गई तो उनका भी एक तरह से उसी तरह से लगाव होने में इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है आपके मुकाबले में यहाँ कौन है? क्या लगता है कि योगी की सभाएं, प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो बीजेपी का जो कैंडिडेट है, बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट उतरे हुए हैं, वो आपको चुनौती देंगे या बिल्कुल आपको लगता है कोई चुनौती नहीं है? देखिए, चुनौती तो इंशाल्लाह ताला मैं कोई ये बात घमंड तकब्बुर में नहीं कह रहा, चुनौती किसी प्रकार की नहीं है। सीट हमारी एक ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी, लेकिन हाँ ये है कि जो दूसरे नंबर पे है वो बीजेपी ही रहेगी और लेकिन हमारे लिए कोई चुनौती का मसला नहीं है और हमारी सीट बहुत अच्छे वोटों से जीतने जा रही है। लेकिन बीएसपी ने भी तो मुसलमान कैंडिडेट दिया है, आपको लगता नहीं है कि ये त्रिकोणीय हो सकता है किसी तरीके से? त्रिकोणीय का मतलब ही नहीं बनता। इस बार जो है लोग जागरूक है, पहले भी थे लेकिन अब और ज़्यादा जागरूक हैं और लोग सब समझ रहे हैं किस प्रकार से किस पार्टी के प्रत्याशी किस मकसद से मैदान में है। तो इसलिए त्रिकोणीय होने का तो मतलब ही तसव्वुर ही नहीं बनता। सिर्फ और सिर्फ मैंने जो बताया कि बीजेपी से ही है और बीजेपी भी का और हमारी जो सीट होगी उससे काफ़ी अंतर से जीतेगी। कहा जाता है कि संभल की सीट हमेशा ध्रुवीकरण हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाता है। आपको लगता है इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं या बन सकती हैं? इस बार ख़ास बात यह है कि जैसे आपने ध्रुवीकरण की बात करी, जहां मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ खड़े हैं, उसके साथ साथ दूसरे धर्म के सारे लोग, चाहे वो जाटव हों, चाहे यादव समाज से हमारे भाई हों, चाहे ओबीसी हों या हाई कास्ट के भी, वो जो प्रताड़ित हुए हैं इस भारतीय जनता पार्टी की नीति की वजह से परेशान हैं, वो सारे लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे जियाउर रहमान बर्क और इनका कहना है कि इस बार बड़ी जीत इनकी होगी और इसके पीछे ये है कि बड़ी तादाद में सभी वर्गों का समर्थन इन्हें मिल रहा है। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, ठीक है।